जिले 75 डेस्का में नून लीग को बढ़तरी हासिल। इसका टीम कर रही है वो बायस है, वो किसी की डायरेक्शन पे की जा रहे हैं। इमरान खान का कोई इरादा नहीं है इंतकामी कार्रवाई का किसी के खिलाफ। इंसाफ सबके लिए बराबर। हम ब्लैकमेलर नहीं हैं। इमरान खान की जो कुर्सी है वो जहांगीर तरीन के हाथ में। बड़े बड़े माफियाज हैं, पहली दफा उनको कानून के नीचे लाने की कोशिश है। अपोजिशन के इत्तेहाद वसी होता जा रहा है। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, डस्का NA 75 में आज एक बार फिर इंतखाबी दंगल सजा है। हालिया बाई इलेक्शन पर उठने वाले तनाज़ात के बरअक्स आज पोलिंग का अमल इंतहाई पुरसुकून अंदाज में मुकम्मल हुआ और किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल या खौफ के माहौल से पाक पोलिंग हुई। पुलिस और रेंजर्स के अलावा पाकिस्तान आर्मी के दस्ते भी डस्का स्टेडियम में मौजूद थे, जिनको किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए स्टैंड बाय रखा गया था। 360 पोलिंग स्टेशंस में से 47 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस पर CCTV कैमरास जो हैं वो नस्ब किए गए थे और हालिया ज़िमनी इंतखाब में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के गायब हो जाने के वाक़े के बायस इस बार रेंजर्स की हिफाजत में ECP का स्टाफ नकलो हरकत करेगा। आज हर लिहाज से ये ज़िमनी इंतखाब हालिया इंतखाब से मुख्तलिफ अंदाज में हुआ है। क्या आज के नताइज से दोनों जमातें मुतमईन होंगी, ये एक सवाल है, या फिर कल इल्ज़ामात का एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। PTI और PMLN के उम्मीदवार अपनी अपनी कामयाबी के लिए जो है वो बहुत पुरुम्मीद नज़र आ रहे हैं और ताहम लेकिन अगर बात की जाए अब तक की जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं तो उनके मुताबिक PMLN यानी नौशीन इफ्तिखार जो हैं वो लगभग इस वक्त कोई 10,000 वोट्स की लीड में है। इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में। दूसरे सेगमेंट में बात होगी जो हुकूमती कैंप में एहतसाब की बयानी पर सफाइयाँ देने का अमल जो तेज़ी उसमें आ गई है उस पर बात करेंगे। जो सिलसिला अब हम देख रहे हैं कि जहांगीर तरीन के खिलाफ FIA की कार्रवाई के बाद शुरू हुआ है, उसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने आज जहांगीर तरीन से मुतल्लिक कहा है कि 17 शुगर मिल्स को नोटिस मिले हैं, तरीन साहब को सिंगल आउट नहीं किया जा रहा और साथ साथ ये भी कहा कि अगर तरीन साहब को कोई तशवीश है तो वो वज़ीर आज़म से मिले, वो खंदा पेशानी से उनकी बात सुनेंगे। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब का ये भी कहना था कि PTI में से कोई कहीं नहीं जा रहा। मजमूई तौर पर हुकूमती कैंप में तरीन साहब के मसले पर बहुत हलचल मची हुई है। आगे हालात किस तरफ जा सकते हैं इस पर प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट में जो है वो बात करेंगे। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, साथ ही साथ रज़ा रूमी साहब हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से अताउल्लाह तारड़ साहब भी मौजूद हैं। आपने जो पहला बाई इलेक्शन हुआ था फरवरी में उसमें भी बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, अभी भी जो है वो काफ़ी एक्टिवली चीज़ों को देख रहे हैं, इलेक्टोरल प्रोसेस को जो है वो बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। तो अता साहब ये बताइए कि आज का जो सारा सिलसिला है, आज जिस तरह पोलिंग हुई, मासवाई मेरा ख्याल है एक अद्दा कोई इस तरह का इंसिडेंट था, वहाँ पे भी वर्बल ब्रॉल एक हमें नज़र आई। अल्हम्दुलिल्लाह कोई फिजिकल ऑल्टरकेशन नहीं नज़र आई। वुड यू से यू सैटिस्फाइड विद द इलेक्टोरल प्रोसेस? जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। वी आर एब्सोल्युटली सैटिस्फाइड विद द इलेक्टोरल प्रोसेस। उसकी वजह है कि पहला जो इलेक्शन मुतनाज़ा था और उसकी मुतनाज़ा हैसियत को हमने इस्टेब्लिश किया थ्रू वीडियोज, थ्रू एफिडेविट्स, और वो रिटर्निंग अफसर के फैसले से लेके इलेक्शन कमीशन के फैसले से लेके सुप्रीम कोर्ट तक इस इलेक्शन की मुतनाज़ा हैसियत बरकरार रही। और उसके बाद देखिए जो आज का पोलिंग का अमल पुरअमन हुआ, स्मूथली हुआ, कोई माइनर वाकया भी इस तरह का पेश नहीं आया। उसकी वजह यह है कि उस वक्त के कमिश्नर, उस वक्त के RPO, उस वक्त के DPO, उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर, उस वक्त के AC और उस वक्त के DSP को हटाया गया उनके ओहदों से, और जब ओहदों से हटाया गया तो उनके खिलाफ इंक्वायरी जो है उसकी वो इनिशिएट की गई। तो ये सबक था कि जो लोग धांधली में मुलव्वस होंगे या धांधली रोकने में नाकाम रहेंगे उनका ये अंजाम होगा। तो मैं समझता हूँ कि वो लेसन वेल लर्न, और आज इंतजामिया ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। इलेक्शन रिजल्ट को बिल्कुल मानेंगे। और अभी भी देखिए पोलिंग एजेंट्स की तरफ से हमें फॉर्म 45 आ रहे हैं, हमारी 15,000 की लीड है, बढ़ती जा रही है, और पूरा इलाका मैं फिरा हूँ, पूरे इलाके का मुझे आइडिया है। और मैं आपको बड़े वसूख से बता सकता हूँ जो फॉर्म 45 मेरे पास आए हैं और जिस तरीके से ये मामला चल रहे हैं, हमारी एक वाज़े बर्तरी है। मगर अभी भी इंश्योर किया जाए कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को सेफली पहुंचाया जाए, जो कि पहुंचाया जा रहा है रिटर्निंग अफसर के दफ्तर तक।
और आज जिस तरीके से पोलिंग का अमल जो है वो किया गया है, ये बात वाज़ेह हो गई है कि इस इलेक्शन को एक सियासी जमात रोकना चाह रही थी, अपने मफाद के लिए रोकना चाह रही थी, कभी स्टे ऑर्डर, कभी डिले, और वो चाहते थे कि उस मुतनाज़ा इलेक्शन के रिजल्ट को अनाउंस किया जाए, जो कि खुशकिस्मती से नहीं किया गया। अता साहब, आई एम सॉरी, आई एम गोइंग टू इंटरजेक्ट है। गालिबन इस वक्त 120-140 पोलिंग स्टेशंस के जो हैं वो रिजल्ट्स आ रहे हैं जिसमें आपको बरतरी हासिल है और वाज़े बरतरी हासिल है। लास्ट टाइम भी कुछ इसी तरह हमें नज़र आया कि एंड में जाते जाते कुछ नताइज जो है वो मुख्तलिफ हो गए, उससे पहले आप ही जीत रहे थे। सो आज आप बिल्कुल 100% योर श्योर के अगर जो भी कल रिजल्ट आएगा, जो भी ऑफिशियल रिजल्ट आएगा, वो आपको काबिल कबूल होगा? डॉक्टर साहबा, जो फॉर्म 45 मेरे पास आ रहे हैं, इसमें 3 सूबाई हल्के हैं। मैं आपकी थोड़ी सी जरा समा कराची भी करूंगा और थोड़े से आपकी नॉलेज में भी इजाफा करूंगा। ये पूरा हल्का मैंने फिरा है, ये 150 किलोमीटर का हल्का है। अगर आप शुरू करें किला कालर वाले से, जो PP 41 का एक कोना है, तो वहां पे लास्ट टाइम वो यूनियन काउंसिल हम हारे थे तकरीबन 600 वोटों से, इस दफा 150 से हारे हैं। आगे आप आ जाएं तो एक यूनियन काउंसिल मालो में हम हारे थे 1500 से, वो हम इस दफा 300 से हारे हैं। आप आगे आ जाएं, एक यूनियन काउंसिल हम 85 से हारे थे, वो हम 300 से जीते हैं। तो मेरे पास जो फॉर्म 45 है और जिनकी कंसोलिडेशन मैं कर रहा हूं, हम अल्लाह के फजल से एक वाज़े बरतरी से जीते हैं, प्रोवाइडेड कि फॉर्म 45 की टैंपरिंग ना हो। और That's exactly what I was getting at. That's exactly what I was getting at. इसीलिए पूछा है सवाल। मेरे पास सर्टिफाइड फॉर्म 45 मौजूद है। इसके मुताबिक हम 2 PPs वाज़े बरतरी से जीते हैं और तीसरी के अंदर क्लोज मार्जिन है, और ये लीड अभी भी 15,000 से प्लस पे जा रही है। तो आई डोंट थिंक कि कोई तरीका है कि अता साहब एक चीज़ मुझे बताइए, आपने कहा कि इस दफ़ा इंतज़ामिया का रोल जो है वो बहुत मुख्तलिफ है और बहुत अच्छा रोल इस दफ़ा है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो RO के दफ्तर पे सही तरह पहुँचें। जो भी अब व्हाट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट इलेक्शन, ऑब्वियसली रेंजर्स का एक एक्सटेंडेड रोल है, पाकिस्तान आर्मी के दस्ते जो हैं वो स्टेडियम में मौजूद थे, तो क्या आप समझते हैं कि एक तरह से दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द सिविलियन जो इंतज़ामिया है उस पर एक क्वेश्चन मार्क भी है, क्योंकि क्या हमें हर इलेक्शन के लिए इसी तरह जो है वो पाकिस्तान आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनका जो है वो उनकी ज़रूरत होगी ताकि आप इंश्योर करें कि इलेक्शन चोरी ना हो? नहीं डॉक्टर, बात ये है कि सिविल इंतजामिया ने लास्ट टाइम जो किया और वो मुलविस रहे सारी चीज में, 5 IGs क्यों तब्दील हुए थे, 4 चीफ सेक्रेटरी क्यों तब्दील हुए थे? आप देखें ना, आपने सख्ती की, आपने मिसाल बनाई उन अफसरान की, यू मेड एन एग्जांपल आउट ऑफ देम। आपने उन्हें बताया कि आप अगर एक सियासी पार्टी की हिमायत करेंगे, आप कत्लो गारत करवाएंगे, आप बदअमनी करवाएंगे, आप रिगिंग करवाएंगे, तो आपका ये अंजाम होगा। अब उसके साथ कहना पड़ता है कि जो कमिश्नर गुजरावाला थे, गुलजार शाह, उनकी इंक्वायरी हो रही है, उनको पिंडी में कमिश्नर लगा दिया है, मैं जरा के तौर पे लगाया। ठीक है, मैं जरा यही पॉइंट, अगर इजाजत मुझे, आप हमारे साथ ही रहिए, मैं जरा यही पॉइंट मज़हर साहब की तरफ लेके चलती हूँ। मज़हर साहब, आप क्या कहेंगे कि ओवरऑल अगर हम देखें तो आज एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हमें नजर आया, मतलब लाइक आई सेड, एक वर्बल ऑल्टरकेशन वो एक और चीज़ है, वर्बल ब्रॉल वो एक और चीज़ है, ओवरऑल एक बड़ा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नजर आया। और माजी से मुख्तलिफ चीज़ यही थी कि एक एक्सटेंडेड रोड रेंजर्स के पास था, पाकिस्तान आर्मी के दस्ते जो हैं वो मौजूद थे। क्या आप समझते हैं कि सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन पर ये एक सवालिया निशान ज़रूर उठता है कि क्या हर दफ़ा हमें जो है यही इस तरह के इंतजामात करने पड़ेंगे, वरना माजी जैसे जो हैं वो हालात होंगे, फरवरी जैसे हालात होंगे? शुक्रिया मारिया। देखिए, प्रॉब्लम हमारी सियासी जमातों की यही है कि वो जब नताइज मेरे हक़ में आते हैं तो सब चीज़ बहुत अच्छी होती है, नताइज मेरे ख़िलाफ़ आते हैं तो वो चीज़ मैं एक्सेप्ट नहीं करता। और ये प्रॉब्लम उसी सूरत में रिजॉल्व हो सकती है जब ये प्रॉपर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें। और मेरा हमेशा से इस सिलसिले में ये मौक़िफ़ है कि प्रॉब्लम जब भी आएगी, इलेक्शन कमीशन को आप जितना भी ऑटोनमस कर दें, इलेक्शंस बहरहाल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर करवाए जाते हैं, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी होती है उसका एक टिल्ट जो है वो नज़र आता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल रिफॉर्म में ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो इलेक्शन की मशीनरी हो करवाने की, जिस तरह और भी लोगों की पास सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं वो होती हैं, उसी तरह इलेक्शन कमीशन के पास भी इस तरह की रिसोर्सेज हों, मैन पावर हो, क्योंकि टीचर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बन जाते हैं, इस तरह की चीज़ें। ये सब चीज़ें करने के लिए जब तक आप एक प्रॉपर रिफॉर्म नहीं करेंगे, ये मसला चलता रहेगा। आज यहाँ इलेक्शन हुआ, मुस्लिम लीग नून जो है वो इत्मीनान का इजहार कर रही है। अगर यही एकदम ऑल ऑफ अ सडन
बाकी पोलिंग स्टेशंस पे नताइज एकदम कहीं तब्दील हो जाएं तो ज़ाहिर है यहाँ एक प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी तरीके से आप दूसरे हल्कों में चले जाएं तो आपने इस चीज़ को एड्रेस करना है। मुझे ये तय करना है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने के बाद, जब ये सारी जमातें मिलकर रिफॉर्म्स करें तो फिर ये तय करें कि फिर मैंने इस पर क्वेश्चन नहीं करना, फिर मैंने रिजल्ट को एक्सेप्ट करना है, फिर रिजल्ट को तस्लीम करना है। हमारे यहाँ जब तक नताइज को तस्लीम करने का रुझान पैदा नहीं होगा, और अहम बात ये होती है कि मैं शिकस्त के बाद ये कहूँ कि हाँ शायद मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी इसलिए मैं ये इलेक्शन हार गया, ये एटीट्यूड जो है ये हमारे यहाँ नहीं पाए जाते। और ये इसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी सीट, उनकी अपनी सीट थी। जाहिर है अगर मुस्लिम लीग नून यहाँ जीतती है तो कोई बड़ा अपसेट नहीं होगा, लेकिन अगर पीटीआई जीतती है तो ये अपसेट होगा, क्योंकि जो सीट आपकी नहीं है अगर वो सीट आप जीते तो ये अपसेट होता है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए ये सीट जीतना दो वजह से बड़ा अहम था। एक तो ये कि डस्का का एक खास एटमॉस्फेयर बन गया था, उसके लिए भी ज़रूरत है। दूसरा, इस सीट के जीतने का मतलब मुस्लिम लीग नून ये कहेगी कि नवाज शरीफ का बयानिया कमज़ोर नहीं पड़ा है, नवाज शरीफ का बयानिया जो है वो अपनी जगह मौजूद है। और जाहिर है उसमें पीटीआई ये कह सकती है कि हमने गेन किया है पिछली मरतबा जितनी हमारी लीड थी। तो ये एक डिबेट है, पॉलिटिकल डिबेट है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हमें नताइज तस्लीम करना सीखना चाहिए। राइट, मैं यही पॉइंट रज़ा रूमी साहब के पास लेके जाऊंगी। रज़ा साहब, आज जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उन्होंने भी बड़ा जो है वो एक ही सीम्ड रियली सेटिस्फाइड कि जो रिजल्ट्स हैं उनसे काफ़ी मुतमईन वो नज़र आए, जिस तरह इलेक्शन कंडक्ट किया गया उससे बहुत मुतमईन नज़र आए। लेकिन अभी जो मज़हर साहब से बात कर रही थी और अता साहब से भी पूछ रही थी कि मुख्तलिफ चीज़ इस दफ़ा आप देख रहे हैं कि एक आर्मी का एक्सटेंडेड रोल है जो उनको एक ज़्यादा रोल इस दफ़ा दिया गया है। माजी में रेंजर्स के पास उतना जो है वो मैंडेट नहीं था जितना इस दफ़ा था, आर्मी के दस्ते जिस तरह मौजूद थे। अब इसमें किस हद तक हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ एट्रीब्यूटेड टू द आर्मीज़ रोल, या आप समझते हैं कि अगर ना भी वो होते तो क्योंकि जिस तरह आता साहब कह रहे हैं कि वो एक पैगाम दे दिया गया था कि सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन में जिसने भी जो गलत किया है ही विल बी टेकन टू टास्क, इज दैट द फैक्टर और डू यू थिंक द आर्मी इज द फैक्टर है? नहीं, मेरे ख्याल से डॉक्टर मारिया, सबसे पहले शुक्रिया मुझे दावत देने का। देखिए, पिछली बार जो हुआ धांधली तो अलग थी, धुंध और वो सारा ड्रामा जो हुआ, लेकिन अभी बात ये थी कि वहां पर फायरिंग हुई पूरा दिन, 2 लोगों की जानें चली गई। एक ज़िमनी इंतखाब है, पाकिस्तान में तो कितने सैकड़ों हल्के हैं, अगर उसमें आप हर जगह पे इस तरह गोलियां बरसेंगी तो आप कभी इंतखाबात ही नहीं करा सकेंगे। और मेरे ख्याल से कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है रेंजर्स को की तैनाती करना आर्मी का, अगर वो पोलिंग स्टेशंस के बाहर और वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं, बिल्कुल ठीक है। देखिए, एतराज जो आया था 2018 में, अगर मैं याद दहानी कराता जाऊं आपकी भी और व्यूअर्स की भी, तो वो पोलिंग स्टेशंस के अंदर का मसला था जो कि इल्जामात लगाए गए तरह तरह के, आप वाकिफ हैं उनसे। तो बात अंदर की होती है, लेकिन ये जो हो रहा है ये बहुत अच्छी एक चीज़ हुई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह से स्टैंड लिया डस्का में जो पिछली बार इंतखाबात हुए, उन्होंने एक अपना मौक़िफ़ से नहीं हटे, फिर वो कोर्ट में चला गया मामला। कोर्ट में भी आपको पता है शुरू में तो बड़ी सवाल जवाब पूछगिछ होती रही, यही लगा लोगों को कि कोर्ट बेंच का मूड क्या था। अल्टीमेटली कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन की बात को ही उसकी तायीद की, सराहा और अपहोल्ड किया। और ये अच्छी बात है कि अगर इफ यू अलाउ मी टू इंटरजेक्ट, मेरा सवाल शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई। मैं ये नहीं कह रही थी, बिल्कुल 2018 में जनरल इलेक्शन में ये बहुत बड़ा सवाल उठा कि अंदर क्यों पोलिंग स्टेशन के खड़े हैं, लेकिन जो अभी फरवरी में जो इलेक्शन हुआ उसमें रोल काफ़ी मिनिमल था आर्मी का, रेंजर्स का एक मिनिमल रोल था। आज ज़रा ज़्यादा एक्टिव रोल था। मेरा कहने का मकसद ये है, दस्ते जो हैं वो तैनात थे डस्का स्टेडियम में, ये माजी में फरवरी में नहीं था। अब आप समझते हैं कि वाकई ये इस वजह से पुरअमन चीज़ें रही हैं, या जिस तरह आता साहब कह रहे हैं कि क्योंकि ये पता चल गया था, गो के सजा जजा किसी को भी नहीं हुई, वो लोग खुद, अभी अता साहब भी बात कर रहे हैं, वो लोग जो इन्वॉल्व थे इसमें उनकी कोई सजा जजा नहीं हुई, कोई पूछताछ नहीं हुई उनसे। तो क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर यहाँ पे क्या था इन ऑर्डर टू क्रिएट दैट कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर? मैं ये कहना चाह रही थी। जी नहीं, बिल्कुल मैं बात आपकी समझ गया हूँ, पहले भी लेकिन मैं तो सिर्फ एक ओवरऑल कमेंट कर रहा था। आज के हवाले से मेरे ख्याल से जाहिर बात है उनका रोल ज़्यादा दिखाई दिया। जो फुटेज मैंने भी देखी है, मैं मौजूद तो नहीं था, उसमें बिल्कुल उनका एक्टिव रोल था, और वो भी आपको पता है कि एक इंडिकेशन है। देखिए,
अब मारिया, अब बात जो है वो साफ करनी चाहिए। पाकिस्तान में इलेक्शंस और ये अदालतों के फैसले और खुसूसन इलेक्टोरल जो मामला है, आपको पता है उसमें रोल रहा है एस्टेब्लिशमेंट का हमेशा से, और आज भी होगा और कल भी होगा। अगर कोई ये समझ रहा है इस खाम ख्याली में है कि उनका रोल ख़त्म हो जाएगा, तो वो अभी तो नहीं होने वाला, उसके लिए बड़ी लंबी 1, 2, 3 दहाइयाँ लग सकती हैं। लेकिन ये सिग्नल ज़रूर हुआ है कि जो न्यूट्रलिटी की एक बात की जा रही थी, वो रफ्ता रफ्ता थोड़ी सी सामने उभर कर आ रही है। क्योंकि देखिए, अगर न्यूट्रलिटी का मसला ना होता है तो फिर डस्का वाला जो इलेक्शन था पिछली बार, जो एक मौकफ था गवर्नमेंट का कि सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशंस पे कराया जाए इलेक्शन, पूरे हल्के में ना कराया जाए, तो वो जीत जाता। हमने देखा है माजी में से होते हुए मैनिपुलेशन हुई हैं और सिविलियन अदवार में भी हुई है बाय द वे, लेकिन इस बार नहीं हुआ और ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। मैं समझता हूं जी, रे ऑफ होप मैं देखता हूँ उसको। बिल्कुल राय साहब, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले मंजर साहब ये बात कर रहे थे कि डस्का का इलेक्शन जो है वो इसलिए इतना इम्पोर्टेंस जो है वो गेन कर गया कि अगर PMLN जीतती है तो वो ये कहेगी कि जो नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया था वो उसको पजीराई मिली। लेकिन मेरा सवाल साहब आपसे थोड़ा सा ये है कि क्या वाकई इससे ये बयान किया जा सकता है कि नवाज शरीफ साहब का, या ये से अक्स किया जा सकता है कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया जो है उसको पजीराई मिल रही है, या फिर ये भी है साथ साथ कि खान साहब जो हैं वो डिलीवर करने में इतने नाकाम हुए हैं। जैसे आज भी बड़ी हंसी आ रही थी हम जब देख रहे थे कि मल्ली साहब ने ये भी दावा किया था कि पहले 30 दिन में मैं 1 अरब खर्च कर दूंगा हल्के पे। मतलब एक बड़ी प्रिपोस्ट्रस सी जो है वो बात लग रही है। और बाकी जगह भी हम देख रहे हैं, जिस तरह पंजाब का डेवलपमेंट बजट देख लें, कहीं स्पेंड नहीं हो रहा। शहबाज शरीफ के कंपैरिजन करें तो 1/6 है तकरीबन बजट इस वक्त जो है वो भी स्पेंड नहीं हो रहा। तो आप क्या कहेंगे, इससे क्या आप इससे क्या नतीजा जो है वो अक्स करेंगे अगर PMLN जीतती है? देखिए डॉक्टर बारिया, 3 इससे जो हैं इसकी इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। अगर PMLN अभी तक तो लीड करी है, कोई 15,000 का फर्क था कुछ देर पहले जब मैंने देखा, तो बात यह कि 3 बातें हैं अहम। पहली बात तो यह है कि जो बयानियों की जंग है, एक बयानिया था कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला करप्ट हुक्मरान रहे हैं, करप्ट सियासतदान है, आप उनको निकाल देंगे, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा, डॉलरों की बारिश हो जाएगी, बाहर से लोग आके नौकरियां ढूंढना शुरू हो जाएंगे। दूसरा बयानिया ये था कि डिलीवरी का, डेवलपमेंट का एक विजन जो था, जो कि नवाज शरीफ की पार्टी और ख़ुद नवाज शरीफ खुद उन्होंने जो पिछले 10, 15, 20 सालों में डेवलप किया, तो यकीनन बयानिया की जीत है। अगर उसमें आप ये देखें कि डिलीवरी और डेवलपमेंट जो हैं, ये 2 चीज़ें हैं, शहरी आबादी की, देही आबादी की, तो बिल्कुल उसकी जीत होगी। पहली तो ये बात है। दूसरी बात जो आपने जिक्र किया, बुज़दार साहब की जो कमज़ोर गवर्नमेंट है पंजाब में, जो कि खैर एक अददी एतबार से भी कमज़ोर है और अपनी कारकर्दगी के एतबार से भी बेहद कमज़ोर है। और जो वहाँ पे इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन का हाल है, कल उनके खुद एक मुशीर जो हैं अब्दुल हई दस्ती साहब, उन्होंने जो है अशद शरीफ साहब के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि पंजाब में करप्शन का रेट बढ़ गया है और लोग तंग हैं, और उन्होंने कहा जी खुदा की कसम लोग तंग हैं। तो बात ये की तो बहुत बड़ा बयान है, और खुद एक सर्विंग एडवाइजर, एक वजीर अगर इस बात की तौसीक करेगा तो उससे क्या इंप्रेशन जाएगा। और तीसरी बात जो इसमें अहम निकलती है वो ये निकलती है डॉक्टर मारिया के तमाम तर कोशिशों के बावजूद, अगर मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अगर ये रिजल्ट नून की फेवर में जाता है, ऑल्दो मैं बहुत क्लियर नहीं हूं क्योंकि मली साहब जो है PTI वाले, उनका ही पोलिंग स्टेशंस में ज्यादा वोट है PTI के, जो बरादरी वगैरह की वजह से। लेकिन अगर नून लीड लेकर जीत जाती है तो फिर ये एक बात होगी कि नवाज शरीफ की, PMLN की जो पॉपुलैरिटी है वो बदस्तूर कायम है तकरीबन 3 साल। देखिए पनामा से अगर स्टार्ट करें 2016 से 2021, 5 साल का अरसा है। इसके दौरान तमाम तर जो उनका ट्रायल्स हुए, मीडिया ट्रायल्स हुए, जो इल्जामात लगे, उसका मतलब है कि वोटर इलेक्ट्रेट जो है पंजाब वो की, इंटैक्ट है।
जी वो इंटैक्ट है, वो उसको नहीं बाय कर साहब जरा हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं ज़ीशान ताहिर हमें डस्का से ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी ज़रा पूछ लेते हैं कि इस वक्त अपडेटेड सिचुएशन क्या है। ज़ीशान ज़रा ये बताइए कि कितने पोलिंग स्टेशंस के इस वक्त रिजल्ट्स जो हैं वो कंपाइल हो चुके हैं और कितने अभी रहते हैं? जी डॉक्टर साहबा, अभी तक जो है तकरीबन 147 पोलिंग स्टेशन के जो है वो रिजल्ट कंपाइल हो चुके हैं, जबकि इस हल्के में जो है 360 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। अभी तक के जो नताइज हैं उसके मुताबिक 46,117 वोट जो है मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार ने हासिल किए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं अली असद मल्ली, जिन्होंने 41,121 वोट जो है अभी तक हासिल कर लिए हैं, जबकि दीगर जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके नताइज जो है वो अभी आना बाकी हैं। वक्फे से नताइज जो है वो आ रहे हैं। अभी तक के नताइज के मुताबिक जो है मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी है। यही वजह है कि ये जो हल्का है ये मुस्लिम लीग नून का हल्का था। यहाँ से इफ्तिखारुल हसन शाह जो है 2018 के इलेक्शन में उन्होंने 1 लाख से जायद वोट हासिल किए थे। उस वक्त भी तहरीक इंसाफ के यही उम्मीदवार थे अली असद मल्ली, जिन्होंने 61,000 वोट लिए थे और इनको तकरीबन 40,000 से जायद वोटों की जो है लीड से नून लीग ने शिकस्त दी थी। तो अभी भी सूरत हाल के मुताबिक जो हमने सारा दिन कवरेज की इस हल्के की, हमने देखा बड़ा पुरअमन माहौल रहा। लेकिन ज़ीशान एक चीज़ बताइए, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि मल्ली साहब कि लास्ट टाइम जो है तकरीबन 61,000 वोट लिए और सईद इफ्तिखार साहब ने 1 लाख कुछ जो है वो वोट लिए। लेकिन एक और फैक्टर यहाँ पे जो था वो उस्मान आबिद था, वो वही थे जिनको टिकट नहीं मिली थी पीटीआई की तरफ से और एक तरह से पीटीआई के वो सपोर्टर थे। क्या इस दफ़ा, क्योंकि अगर दोनों के वोट अगर टैली करते तो शायद वो पीएमएलएन के वोट से ज़्यादा वोट बन जाते, क्या आप समझते हैं, क्योंकि आपने हल्का देखा भी है, आप हल्के को अच्छी तरह समझते हैं, क्या आप समझते हैं कि लोग पीटीआई से नाला हैं इसलिए वो वोट जो कि ट्रांसलेट होना था उस्मान साहब का, उस्मान आबिद की फॉर्म में जो ट्रांसलेट होना था पीटीआई के वोट बैंक में, वो भी उस तरह ट्रांसलेट ना हो पाया? बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। असल में लोग यही वजह है कि नाराज थे। उस्मान आबिद जो है इस बार भी वो चाहते थे कि पार्टी उनको टिकट दे और वो इलेक्शन लड़े। उनका हमने पूरे हल्के में जो है काफी असर रसूख देखा है, मगर इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो है हमने उनको जो है एक्टिव नहीं देखा। उन्होंने सपोर्ट का ऐलान तो किया था, लेकिन उन्होंने भरपूर जो है कैंपेन नहीं चलाई तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के लिए, कोई वोट नहीं मांगा। यही वजह है कि ये रिजल्ट जो है आज आया है। हल्के के लोगों से भी हमने बात की थी, उनका यही कहना था कि अगर पीटीआई जो है उस्मान आबिद को टिकट देती तो ये बड़ी आसानी से यहाँ से जो है सीट निकाल सकते थे। अच्छा ज़ीशान, बुज़दार फैक्टर कितना यहाँ पे आपको नज़र आया कि बुज़दार फैक्टर ने कितना डेंट किया है पीटीआई को? क्योंकि अभी जैसे मैं रज़ा रूमी साहब से भी बात कर रही थी, डेवलपमेंट बजट की अगर बात की जाए तो जहां शहबाज शरीफ साहब का कहीं 600 अरब जो है वो डेवलपमेंट बजट होता था, अब गालिबन कोई 200 अरब है, उसमें से भी कुछ भी जो है वो यूटिलाइज नहीं किया गया। तो आप क्या समझते हैं किस हद तक ये भी एक फैक्टर है, बुज़दार फैक्टर, बैड गवर्नेंस किस हद तक ये फैक्टर है? बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जो बुज़दार फैक्टर है उसने बहुत ज्यादा डैमेज किया है आज के इस इलेक्शन में पीटीआई को, क्योंकि इस हल्के में बिल्कुल तकरीबन 2.5 साल से ऊपर का अरसा हो चुका है पीटीआई की पंजाब में हुकूमत है, वफाक में हुकूमत है। इस हल्के में बिल्कुल किसी किस्म का कोई छोटा सा फंड भी नहीं लगाया गया, एक छोटी सी गली तक नहीं बनाई गई। यहाँ के लोग न सिर्फ बुज़दार फैक्टर बल्कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की पॉलिसियां हैं और जो महंगाई जो है आए दिन बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, गैस के रेट बढ़ रहे हैं, अशिया खुर्दोनोश के रेट बढ़ रहे हैं। चलिए हमने ज़ीशान साहब बहुत शुक्रिया, आपसे फिर जो है वो राब्ता रहेगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे कि क्या इस वक्त जो है वो इलेक्शन में क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब आपका। रज़ा साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद पीटीआई के अंदर क्या हो रहा है, दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। सईद काजी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि जो पीटीआई की इस वक्त अंदरूनी सियासत है
उसमें आजकल काफ़ी हलचल नज़र आ रही है। कल भी जहांगीर खान तरीन साहब अपने फुल पावर शो में जो है वो नज़र आए। रात को उनके घर जो है वो एक दावत भी थी जिसमें तमाम जो लॉ मेकर्स हैं जो कि उनके साथ जो खड़े हैं वो उसमें मौजूद थे। और आज उन्होंने कोई 30 लगभग लॉ मेकर्स हैं जिन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब को बुलाकर हमें सुनना चाहिए कि कौन उन्हें मिसगाइड कर रहा है वीज़ा वी जहांगीर खान तरीन। और भी बहुत सारी बातें हुई, पहले ज़रा सुन लेते हैं कि जहांगीर खान तरीन साहब क्या कह रहे हैं और फिर एहतसाब के हवाले से क्या बातें हो रही हैं। ज़रा सुनिए फिर आगे चलते हैं। जो इस वक्त टीम कर रही है वो बायस्ड है, वो आज़ादाना नहीं कर रही, वो किसी की डायरेक्शन पे किए जा रहे हैं। मैं डिमांड ये करता हूँ कि आप ये करें इन्वेस्टिगेशन, एक फेयर टीम बनाएं जिसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी ना हो, खुल के इंसाफ के तकाज़े से काम करें, ये नहीं कि किसी के फ़ोन कॉल पे काम करें। ये मेरी पार्टी है, ये मेरा कहना कि जी सिर्फ पीटीआई मैं अलग नहीं हूँ, मैं है ही पार्टी मेरी, हम सब की पार्टी। हम इसमें नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे। मगर ये है कि इस वक्त हमें इंसाफ चाहिए कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो बिल्कुल फेयर होनी चाहिए, ऐसे लोग आने चाहिए, नई टीम तश्कील दे, फिर से इसको देख लें। अपोजिशन के साथ हुआ, अपोजिशन रहनुमाओं को उनके बच्चों समेत टारगेट किया गया, क्या वो इंसाफ है, वो एहतसाब है या वो इंतकाम है? ये तो एक सवालिया निशान खड़ा होगा। आप भी कर रहे हैं और लोग भी करेंगे, हम भी करेंगे, ये तो इसको तो कोई नहीं रोक सकता। इस पे बहुत सी बातें पहले भी अपोजिशन भी कर रही है, आज हम भी इस ये देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, तो ये तो फिर मीडिया भी बात इस पे करेगा, ये तो बात होगी। आज हुकूमती कैंप या हुकूमत का एक ग्रुप है वो, और लगता है अपोजिशन, वो एक ही सफ़ में जो है खड़े हुए हैं। काजी साहब, इंटरेस्टिंग चीज़, आज जहांगीर खान तरीन साहब ने कहा कि इंसाफ करें, एहतसाब करें, लेकिन किसी की फ़ोन कॉल पर मत करें। मुझे वही बयानिया याद आ गया जो नून लीग कहा करती थी कि एहतसाब यहाँ पे हो रहा है व्हाट्सएप कॉल्स पर। उसके बाद आज आपने अब सुन लिया, कल जो परसों बात की राजा रियाज साहब ने कि एहतसाब जो है उस पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं कि ये इंतकाम ज़्यादा लग रहा है, इस पर सवाल हम कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं, क्या वाकई हमारे मुल्क में एहतसाब जो है वो लॉपसाइडेड है, या फिर ये है कि जिसका भी एहतसाब होता है वो इस तरह की बातें करता है? क्योंकि माजी में यही लोग हैं, यही तमाम गवर्नमेंट पार्टी के लोग हैं जो कि कहा करते थे कि एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है जी, फ्री है, ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए ये क्या आर्ग्यूमेंट है, जो भी इशराफिया का मेंबर जो है फॉर वन रीजन और दी अदर वो पकड़ा जाता है या उससे कोई चीज निकल आती है तो पता चलता है ये अक्रॉस ही बोर्ड नहीं हो रहा, भाई वहां से शुरू कर लें, इधर से शुरू ना करें। ये आर्ग्यूमेंट, असल में मसला ये है कि हमारे जो इशराफिया के हिस्से जो समझते हैं कि वो कानून, उन्हें भी कानून से बालातर होना चाहिए, तो वो बड़ा उन्हें तकलीफ होती है इस बात की कि भाई वो यहाँ लड़ाई क्या हो रही है। लड़ाई ये हो रही है कि भाई वी आर आल्सो अनटचेबल, हमें अनटचेबल में शामिल कर लो। यहाँ की पॉलिटिकल एलीट क्या लड़ाई की लड़ रही है? क्यों भाई? नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं कि भाई मेरे पास अगर पैसे जायद है मेरी आमदन से तो आप कौन होते हैं? अब ये बात तय है कि शराफिया क्या हर जो बंदा है, बारे के साइड फ्यू एक्सेप्शन अगर होंगी तो ये सारे के सारे तो जो है वो ना टैक्स देते हैं ना, और कानून अपनी मर्जी की बनाते हैं। 5 साल बाद अगर चोरी पकड़ी जाए तो FBI आपको पूछ नहीं सकता। सिर्फ इनके बच्चे लायक हैं जो बहुत अच्छा कारोबार जानते हैं। पाकिस्तान की कोई और बच्चे नहीं है, सिर्फ डार साहब के या जरदारी साहब के, नवाज शरीफ साहब के ब्रिलियंट बहुत बड़े दिमाग हैं कि जिस चीज को हाथ लगाते हैं वो सोना बन जाती है। मुल्क जो है वो धक्के खा रहा है 2-4 टकों के लिए, कभी IMF की चौखट पर, कभी वर्ल्ड बैंक की चौखट पर। ये माशाल्लाह ऐसे जीनियस बच्चे और खानदान पैदा हुए हैं कि जहां जाते हैं हुन बरसने शुरू हो जाता है। ठीक है, बाकी आपके ना कोई यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में हम आते हैं, 2 यूनिवर्सिटियां हैं सरकारी, शायद कोई इदारा नहीं बनाया इन्होंने, हमेशा यही बरसर इक़्तिदार रहे। और अब ये कहते हैं जी हम सख्त सुस्त हैं, जो अवाम है ये बड़े नेक हैं और शुरफा है। लिहाजा कोई एहतसाब नहीं है, ये ड्रामा हो रहा है, ये ड्रामा होता रहेगा। रियासत में जान ही नहीं है इनको हाथ डालने की, इनमें से एक आदमी जो है उस रियासत से भारी है भाई। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये एक इसको देखें, एक तमाशे के तौर पर देखें, एक तमाशे के तौर पर देखें, होना कुछ नहीं है इसमें। अच्छा रज़ा रूमी साहब, वही बात जो कल PMLN कर रही थी, आज वही कॉल्स की बातें हो रही हैं, आज वही एहतसाब की बातें हो रही हैं, तो फिर ये समझ लेना चाहिए कि जब तक एहतसाब किसी और का होगा तब ये कहा जाएगा नहीं जी साफ है, शफाफ है, अक्रॉस द बोर्ड है, मुझे आप हाथ लगाएंगे तो फिर तो एहतसाब गलत हो जाएगा, फिर ये लॉपसाइडेड हो जाएगा। जी बिल्कुल मारिया, मेरे ख्याल से काजी साहब ने तो बड़ा वाज़ेह तरीके से आपको बता ही दिया है कि अशराफिया का मसला है कि वो समझते हैं
कि भाई उनको हाथ ना लगाया जाए और मुखालिफ को लगा लें, उसको सजा दे दें, पकड़ लें, लेकिन मुझे ना लगाएं। अब अब तरीन साहब के ऊपर पड़ा है हाथ, पर्चे वर्चे और पूछगिछ और अकाउंट्स मुंजमद हुए हैं, तो फिर जारी बात है वो भी फ़ोन कॉलों की जो है कंप्लेन कर रहे हैं। और व्हाट्सएप, आपने कहा ना व्हाट्सएप इंसाफ जो है, देखिए मामला इस तरह से है कि यहाँ हमारे यहाँ इदारे जो हैं एहतसाब के और कानून नाफिज करने वाले और अदालतें जो हैं वो उनका सलूक यकसा नहीं है। और ये कोई आज का मसला तो है नहीं, ये मसला जो है ये दहाइयों का मसला है। और हर वक्त के साथ ये मज़ीद ख़राब हुआ है कि अब वो सूरत हाल होगी कि लोगों का इत्मीनान और एतबार उठ गया है इन इदारों से। अब अगर किसी का सही एहतसाब भी होगा तो लोग उस पर भी शक की निगाह से देखेंगे कि कोई ना कोई दाल में काला है। एक तो ये बात है। दूसरी ये बात है कि जहाँ तक तरीन साहब का ताल्लुक है तो देखिए वो बात ठीक है कि मैं समझता हूँ कि उनको जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो उनका एहतसाब हो रहा है, लेकिन ये भी क्यों हो रहा है? ये तो पिछले तो साल से ज़्यादा हो गया। ये शुगर की जो क्राइसिस आया था पाकिस्तान में पिछले साल, जब ये शुगर बैरन भी इनको कहा जाता है तरीन साहब को, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है शुगर की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई, तो उस वक्त क्यों नहीं कोई कार्रवाई की? ये कार्रवाई अभी क्यों हो रही है? सोचने की बात है ना। सोचने की बात इसलिए है कि आपने देखा कि उनके साथ 22 के 25 MPs थे, 7-8 MPs खड़े हुए थे। हाँ जी, टोटल 30 का नंबर था। हाँ जी 30 का नंबर था। तो अब जारी बात है वो फिर ये मामला सियासी हो गया। अगर ये एहतसाब ने वाकई कानून ने हरकत में आना था तो खान साहब पिछले साल ऐलान करते कि अगरचे तरीन मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, मैं उनका जहाज इस्तेमाल करता रहा हूँ, उसके बावजूद मैं जो हूँ इनका एहतसाब करूंगा। लेकिन वो नहीं हुआ, मामला खटाई में रहा कई महीने, बाहर भी चले गए, आ भी गए। और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो होता है ना, यहाँ पे लोग सवाल उठाते हैं। आज तरीन साहब उठा रहे हैं। और मैं आपको ये जो है, आप मेरी बात लिख लीजिए डॉक्टर मारिया, कि कल को इमरान खान साहब इक़्तिदार में नहीं होंगी, अभी तो उनकी टर्म है 2 साल की, और कल को उनके खिलाफ जब केसेस खुलेंगे या इंक्वायरीज होंगी उनकी या उनकी काबीना के अफराद का, यही बातें आप उनके मुंह से भी सुनेंगे। बिल्कुल ये एक विशेष साइकिल में हम फंसे हुए हैं। एब्सोल्युटली। और ये विशेष साइकिल न जाने कब टूटेगा और कैसे टूटेगा, ये इसके आसान ये विशेष साइकिल तो पता नहीं टूटेगा या नहीं टूटेगा, लेकिन रज़ा साहब PTI को तोड़ने की जो है वो बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं। राजा रियाज साहब ने आज क्या बात की, जरा वो भी सुनवा दें प्रोड्यूसर, फिर मैं जरा सईद काजी साहब से उनका ओपिनियन इस पे ले लूं। हम ब्लैकमेलर नहीं हैं, हम तरीके इंसाफ की हुकूमत और इमरान खान को मजबूत देखना चाहते हैं। और जो लोग जहांगीर तरीन के खिलाफ साजिश कर रहे हैं वो जहांगीर तरीन के खिलाफ साजिश नहीं कर रहे, वो इमरान खान और तरीके इंसाफ के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इसलिए मैं खान साहब, इसमें जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, इसमें इंसाफ की जरूरत है। आपकी जमात तरीके इंसाफ है तो इंसाफ मांग रहे हैं। साहब 21 MPAs और 9 MNAs यानी 30 का जो नंबर है, उन्होंने ये एक पिटिशन साइन की है, लेटर साइन किया है खान साहब को, जो कहा है कि जी देखें कि ये क्या हो रहा है, आपको लोग मिसगाइड कर रहे हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। अब ये जो शो ऑफ पावर जहांगीर खान तरीन साहब का एकदम से अब नज़र आ रहा है, जिस तरह वो सामने आ रहे हैं, मीटिंग्स भी कर रहे हैं, सारी ये जो लेटर्स की भी बात हो रही है, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जी हम ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहे। क्या ये ब्लैकमेलिंग नहीं है? क्योंकि यही वो मैजिक नंबर है। अगर 9 MNAs निकाल लें तो कहाँ खड़ी है तहरीक इंसाफ नेशनल असेंबली में? अगर 21 MPAs निकाल लीजिए तो कहाँ खड़ी है तहरीक इंसाफ पंजाब में? तो ब्लैकमेलिंग तो हुई ना सर? देखें, ब्लैकमेलिंग या जो ताकत का एक जो है वो समझ मुजाहरा किया इन्होंने। मगर देखें, हमारे मुल्क में आप बैठते अपोजिशन बेंचों पे हैं, वोट कहीं और से निकल आते हैं, इसलिए इसको अभी बहुत ज्यादा मिसरीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनके साथ लोग हैं, उनकी क्लाउट है, बड़ा पैसा है उनके पास, वो सियासत में पैसा लगाने का फन भी जानते हैं। फिर सियासत एक ऐसी चीज है कि जिसमें जो सियासत पैसे के पीछे भागती है और पैसा फिर सियासत के पीछे भागता है। यही सिलसिला यहाँ चल रहा है। मगर सवाल ये है कि वो कोई चेंज कर लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि एजेंट ऑफ चेंज हैं ये लोग। ये चेंज के लिए कहीं और ही इन्होंने देखना होता है और उधर से, तो इसलिए ये लेकिन सर ये माजरत के साथ यही इसी पे मैंने भी आना था। पावर्स दैट बी, ये कहा जाता है कि वो कम से कम पंजाब की हद तक तो बहुत नाखुश हैं बुज़दार की डिलीवरी से। क्या वहां पे कोई चेंज आ सकता है? देखिए, मैं आपको बताऊं
कि ये भी मैं नहीं समझता कि बुज़दार साहब ने किसने मिस रूल नहीं किया पंजाब को, या इस मुल्क को मिस रूल किसने नहीं किया। मसला ये नहीं है। एक तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये गुड गवर्नेंस वाला, ये आमतौर पर बड़ा एनजीओ के जरिए पॉपुलराइज कराया गया, एक बैड सिस्टम है भाई। देखने रौंद के रख दिया इस कोरोना ने कहाँ अमरीका के सेहत का निजाम देखिए। ये बिल्कुल एक कहानी है। ठीक है, बंदा नाअहल भी होता है, कितना अहल हो सकता है एक आदमी जो पाकिस्तान की किसी सूबे का बना दें कि पीएचडी ले आए जाके। यहाँ पे पहले थे हमारे एक दोस्त जो, लेकिन इस वक्त तो देखे ना माज़ूर सही साहब, आप रहते हैं लाहौर में, मेरा भी शहर है, वहाँ पे जो हालात हैं इस वक्त, कचरे तक का मामला जो है वो उठा नहीं सक रहा। मैं ये नहीं कह रही कि बड़ी दूध और शहद की नहरें बह रही थी शहबाज शरीफ के दौर में, लेकिन बुज़दार साहब से तो आप ये बताइए, मार्च तक जो है वो आपने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की मीटिंग ही नहीं की, मीटिंग ही नहीं बुलाई, बजट आपका लैप्स कर रहा है। देखें मारिया, आप जितने सक्सेसिव आपने पीरियड्स देखे हैं हुक्मरानों के, हर जाने वाले हुक्मरान से हम जान छुड़ा रहे होते हैं और आने वाले से उम्मीद लगाई होती है। ठीक है, जो नया आता है वो इतना नाक में दम कर देता है कि हमें पिछले का वो जमाना, वो भी जिल्लत की जमाना था, लेकिन हमें जन्नत नजर आना शुरू हो जाता यार। तब तो इसी तरह होगा, जो बुज़दार के बाद आएगा वो हमें बुज़दार बुला देगा। उसकी वजह ये है, ये बड़ा मेरे लिए ये मेरे लिए मानना बहुत मुश्किल है कि बुज़दार को हम जो है याद करेंगे, ये मुश्किल लग रहा है मुझे। परवेज मुशर्रफ के आने पे मिठाइयाँ तकसीम हुई थी जी सर, और उसके बाद कानों को हाथ लगा के भेजा था उसको। बात ये नहीं है, बात ये है कि पूरा दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम इस वक्त जो है वो बर्बादी और एक खौफनाक रिसेशन में है। तो इसलिए हम देखते हैं पब्लिक सर्विस डिलीवरी कोई नहीं है, आपकी प्राइवेटाइजेशन फेल होकर रह गई है। ये जितने माफियाज आज हैं, ये वो माफिया हैं जिनको आपने अपने दायरे में थे। IPPs हो गए, ये स्कूल का माफिया हो गया, ये आप सारे कौन लोग हैं जो रियासत के हिस्सों पर काबिज हैं। जरा अगर इजाजत दें सर मुझे, तो मैं जरा रूमी साहब से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू इसी चीज़ पे ले लूँ। राज साहब, बिल्कुल इस मुल्क में चेंजेस जो हैं वो तब तक नहीं आ सकती जब तक आपके साथ एक तबका जो है वो आपकी पुश्त पे ना खड़ा हो, पावर्स दैट बी, जब तक उनकी तरफ से सिग्नलिंग ना हो। कम से कम बुज़दार साहब की हद तक तो जो बातें इस वक्त आ रही हैं वो भी बहुत नाखुश हैं। जो तरीन साहब का ये पावर शो है, क्या वहाँ पे कोई तब्दीली आ सकती है? इससे वहाँ कोई झटका लग सकता है, आपको लगता है? जी देखिए, मेरे ख्याल से डॉक्टर मारिया, ये जो इस वक्त शवाहिद हैं और आसार तो इसी के लग रहे हैं कि ये झटका लगाने की ही कुछ तैयारी है। तभी तो खान साहब ने जो है ये सख्ती का आगाज़ कर दिया है, वरना पहले तो उन्होंने इग्नोर ही किया हुआ था, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया। और दूसरी बात ये है कि आपने जो जिक्र किया कि पंजाब में बुज़दार साहब की गवर्नेंस का, देखिए बुज़दार साहब से तो ना सिर्फ ये कि आप और मैं और बहुत से लोग जो हैं वो खुश नहीं हैं, बल्कि आपको पता है मुक्तदिर हल्के भी खुश नहीं है। अब तो ये बात बड़ी कोई ढकी छुपी नहीं है, बारहा ये कहा जा चुका है, हर जगह रिपोर्ट हुआ है, हर टीवी शो के ऊपर उसका जिक्र हुआ है। तो लेकिन वो खान साहब के पसंदीदा हैं, जो भी उनकी वजह है मुझे नहीं मालूम क्या है, खसूसियत को जो भी है जी। लेकिन ये जो काजी साहब ने भी, देखिए काजी साहब से मैं बड़ा उनका एहतराम करता हूँ और उनकी बातों से मैं बिलअमूम तो इत्तफाक करता हूँ कि जो शराफिया का रोल है उसको बदलना चाहिए और पाकिस्तान में हमें क्लास स्ट्रक्चर जब तक नहीं बदलेंगे ठीक नहीं होगा। लेकिन उसके साथ साथ काजी साहब से मेरी एक ये अर्ज भी होगी कि शहबाज शरीफ में जो भी कोताहियाँ, खामियाँ, इल्ज़ामात वो अपनी जगह, लेकिन शहबाज शरीफ ने पंजाब में डेवलपमेंट की है। ये एक फैक्चुअल चीज़ है। हज़ारों किलोमीटर का रोड नेटवर्क बना, लाहौर में मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन पहले पाकिस्तान के किसी शहर में अंडरग्राउंड ट्रेन बनी है। कम से कम एक्नॉलेज कर लीजिए, तारीफ ना भी करें तो ये तो करें कि ये दुनिया में हर शहर में, कलकत्ता हो, बॉम्बे हो, दिल्ली हो, क्या उसे बोलते हैं बैंकॉक हो, हर जगह पे अंडरग्राउंड ट्रेन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं है? पाकिस्तान में साहब, आई एम सॉरी, आई हैव टू इंटरजेक्ट देयर, प्रोग्राम मुझे क्लोज करना है। रजा रूमी साहब आपका बहुत शुक्रिया, सईद काजी साहब आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।